बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा एंड वेलकम टू ग्रेविटी। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स का एनालिसिस विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज़ 22 ऑफ अप्रैल 2025। सो जी बच्चों, ये रहा जो आपका टुडे डॉन न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस वाला पेज। और इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपका ये एडिटोरियल वाला सेक्शन है, यानी कि इसके अंदर ये तीनों के तीनों एडिटोरियल्स उनका एनालिसिस किया जाएगा। बाकी जो आपका दूसरा सेक्शन है वो है ये वाला ओपिनियंस का, जिसके अंदर ये चार ओपिनियंस डेली बेसिस के ऊपर इनका एनालिसिस किया जाता है CSS को और PMS को सामने रखते हुए। अगर आप ये वाला लेक्चर भी सुनना चाहते हैं तो ये हमारे फोकल पर्सन का नंबर है, आप राब्ता कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके बाद जो है आपको ये लेक्चर जो है वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी हमारी वेबसाइट भी है प्रॉपर, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। वी आर नॉट न्यू वन इन दिस फील्ड। हमारे पास 2024 के सारे ओपिनियंस के लेक्चर्स मौजूद हैं, 2025 के जितने महीने गुजरे हैं उनके मौजूद हैं। आप सुखने आपकी क्रिटिकल अप्रोच डेवलप होगी जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टुडे क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मेंबर्स इन यूरोपियन यूनियन। ये आपने नंबर बताना है कि कितने यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। बाकी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू है, उस सेशन को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट एडिटोरियल, दार इन काबुल। दार यानी कि आपको पता ही है इनका नाम है, इनके नाम के अंदर आगे दार आता है तो इसलिए इसने कहा दार इन आप काबुल। तो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं ये, आपके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं ये, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर हैं, इसहाक डार साहब इनका नाम है, ये काबुल गए हैं। काबुल आपको पता है अफ़गानिस्तान का कैपिटल है, तो वहाँ पर जाकर ये मिले हैं किनसे, जो तालिबान की गवर्नमेंट है उनसे मिले। ठीक है, अब इसके अंदर राइटर यही डिस्कस करता है कि क्यों गए हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस। वहां पर जाकर क्या हासिल किया है, कुछ फायदा हुआ है जाने का, ये नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कुछ चीजें वो आपके साथ डिस्कस करता है। अब ये डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आपको जो लेटेस्ट अपडेट दे रहा है रिगार्डिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशंस में जो करंट लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ इसके अंदर आपको पता चल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आप इस लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द सेम फैशन आप इसको टेररिज्म के टॉपिक के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क आपको पता ही है इसका, और ये अगर आपको दिखानी ज़रूरी है, द रेड कलर ड्यूरेंट लाइन, द मेन रीज़न ऑफ दीज आल इशूज़। ठीक हो गया। बहरहाल, तो बात करने से पहले शुरू क्यों गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया के अंदर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान है, फाटा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कुछ दिन पहले एक टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ही हुई, यानी कि जाफ़र एक्सप्रेस जो ट्रेन थी उसके ऊपर अटैक किया गया, और उस अटैक को फिर जो हमारे पाकिस्तान की फ़ौज है उसने ऑपरेशन किया, उसको क्लियर किया। तो ये लेटेस्ट अटैक था बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर। तो यही वजह है कि इस वजह से वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ पर वो जाकर बात करना चाहते हैं कि ये चीज़ों को रोका जाए। तो चलें डिस्कस करते हैं। डाटा आपका पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस के अंदर इस्तेमाल होगा। अब पाकिस्तान ने जाकर कहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है फ्रॉम अफगानिस्तान और अटैक करती है पाकिस्तान के ऊपर। और जब पाकिस्तान आगे से ऑपरेट करता है तो दे गो बैक टू अफगानिस्तान। ठीक है, तो अब पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसका वहाँ पर जाने का जो मेन रीज़न है वो यही है कि वो तालिबान को कह सके कि TTP वालों को अपनी ज़मीन इस्तेमाल ना करने दो। ठीक है, वो आपकी अफ़गानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक करते हैं। नो डाउट ये चीज़ पाकिस्तान बेशुमार दफ़ा उनसे कह चुका है, लेकिन अब चलें जाकर इन्होंने किया है। तो ये जाकर आपका जो है, जो गए हैं दार साहब, उन्होंने ये बात की है। ठीक हो गया कि इसको इस्तेमाल ना करने दिया जाए। उन्होंने भी आगे से कहा ठीक है, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ राइटर कहता है कि BBC की रिपोर्ट आई है। अब वो BBC की रिपोर्ट क्या कहती है, वो रिपोर्ट ये कहती है कि 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान टेक ओवर करते हैं अफ़गानिस्तान को,
तो पाक वहाँ से जो नेटो फोर्सेस थी वो निकल जाती हैं और नेटो फोर्सेस वहाँ पर अपना काफ़ी ज़्यादा असला वगैरह भी छोड़कर चली जाती हैं। जितना वो डिस्ट्रॉय कर सकती थी उन्होंने कर दिया, जितना वो साथ लेकर जा सकती थी वो ले गए, बाकी वहाँ पर ही उन्होंने रहने दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है उसको लेकर जाना, तो फ्यूल चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उतने का असला नहीं होता, तो वो छोड़ कर चले गए। आपने कई पिक्चर्स देखी होंगी, कई वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो टैंक के ऊपर चढ़े हुए हैं, टैंक के बाहर बैठे हुए हैं, हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो ये चीज़ें आपने देखी होंगी। तो बीबीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि वो वाले वेपन्स जो नेटो फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पर छोड़कर चली गई थी, उन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे हैं। बहरहाल तो इसके ऊपर भी जो है बात हुई कि इस चीज़ को रोका जाए कि वो वाले जो वेपन्स हैं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ना इस्तेमाल किए जाएं। ठीक है। और यहाँ पर वैसे जो मेरे टीचर हैं एक, उनसे उस वक्त मैंने बात की थी ये वाली कि, और यही हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि व्हाट यू थिंक सो, कि अमेरिकन क्या पागल हैं, वो इतने ज़्यादा वेपन्स यहाँ पर छोड़ के जाएंगे, दे कैन कैलकुलेट एवरीथिंग, वो लेकर जा सकते हैं, वो इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, बट दे विल नॉट, वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो इन वेपन्स को ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे ताकि जब वो यहाँ से चले जाएं तो उनको पता है कि जो अफ़गानिस्तान है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स हैं जो अफ़गानिस्तान को चला रहे हैं, तो उन ग्रुप्स के हाथों में ये वेपन्स आएंगे और फिर वो ये वेपन्स इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे को काउंटर करने के लिए। तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक सिविल वार जैसी सिचुएशन रहेगी और ये वेपन्स इनको तबाह करते रहेंगे। दे इट इज़, यू कैन से इट्स वेल प्लान्ड, पहले से प्लान किया हुआ है कि क्यों वो वेपन्स छोड़कर गए हैं। दे कैन डिस्ट्रॉय दैम, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है। तो ये मेरे उस वक्त टीचर ने डिबेट के अंदर हमसे ये बात की, तो वाकई ही ऐसी बात है। ठीक है। बहरहाल इसके अलावा बॉर्डर मैनेजमेंट जो है उसकी बात की गई, सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात की गई। ठीक है। तो अब आपके जो फॉरेन मिनिस्टरों ने बातें की, काबुल ने आगे से बात की कि ठीक है, और काबुल ने आगे से ये कहा कि आप लोग जो हमारे अफ़गानिस्तान के लोग हैं जो वापस आ रहे हैं अफ़गानिस्तान, तो उनके साथ मिसट्रीटमेंट ना करें। तो पाकिस्तान की साइड से कहा गया जी बिल्कुल, हम उनको रिस्पेक्ट के साथ जो है वापस भेजेंगे, डिग्निटी के साथ वापस भेजेंगे, हम उनको कोई ज़्यादती उनके साथ नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ राइटर यहाँ पर कहता है जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं उनको भी चाहिए कि वो स्पीड अप करें, उन लोगों को जिनके साथ उन्होंने वादे किए थे, जो वो वाले अफ़गानी जिन्होंने नेटो फोर्सेस की हेल्प की थी अगेंस्ट तालिबान, वो सारे के सारे पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, उन्होंने उनके साथ वादे किए थे कि हम आप लोगों को अपने साथ वापस ले जाएंगे, यूरोप ले जाएंगे, वहाँ पर सेट कर देंगे। तो कईयों के तो वीज़े आ गए लेकिन कई वैसे बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान ने उनको भी कहा है कि आप इनकी स्पीड अप कर रहे हैं वरना हम लोग फिर इनको वापस भेज देंगे, और इनको अगर वापस भेजा तो इनको जाते ही तालिबान क्या कर देंगे, इनका मर्डर कर देंगे। ठीक है। बहरहाल ये कुछ राइटर ने बातें लिखी, ये सारा का सारा डाटा जो है यू कैन यूज़ इट। पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन, द करंट सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन, द करंट सिनेरियो ऑफ टेररिज्म वेव एंड द करंट सिनेरियो को किस तरीके से पाकिस्तान की तहरीक तालिबान पाकिस्तान वालों को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो ये डाटा आप टेररिज्म के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। बाकी बातें तो बहुत हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में बोलने की, जितनी मर्जी बोलते जाएं, बट जो राइटर ने लिखा वो आप करंट सिचुएशन उसने लिखी। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं अपने जो नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है उसकी तरफ, ग्रास रूट गवर्नेंस। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं इस एडिटोरियल को डिस्कस करूं, बड़ा ही उसने एक वेल रिटन लिखा है, इसका पूरे का पूरा आई विल डिस्कस दैम, 2 पैराग्राफ्स के अंदर उसने लिखा है, बड़ा ही वेल रिटन लिखा है, लोकल गवर्नमेंट के बारे में लिखा है। और ये मैं जो है वो वाले स्टूडेंट्स, दोज हु आर रजिस्टर्ड इन ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, वो इस वाले को सुने, ये वाले एडिटोरियल को जो मैं अभी डिस्कस करूँगा इसको समझें, और समझने के बाद इसको वो लिख कर बेचें। अब लिख कर वो इसको 2 तरीक़ों से बेच सकते हैं। नंबर 1, वो इसको डेमोक्रेसी के अंदर, इस डेमोक्रेसी का मेन टॉपिक लेकर इसको डिस्कस कर सकते हैं, एंड द सेकंड थिंग, कोई भी इशू चल रहा है उसमें भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल वो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि लोकल गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसके बारे में लिखेंगे,
या बैड गवर्नेंस के बारे में लिख सकते हैं कि गवर्नेंस का इशू क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा और इसका नुकसान क्या है, डेमोक्रेसी को कैसे ये नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके से आप लोग ये जो लोकल गवर्नमेंट है उसके बारे में आप लोग लिखेंगे कि लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से पाकिस्तान में, या लोकल जो गवर्नमेंट है वो कमज़ोर होने की वजह से पाकिस्तान में किस किस एरिया में नुकसान हो रहा है। तो वो नुकसानात आपको डेमोक्रेसी के अंदर हो रहे हैं, एजुकेशन के अंदर हो रहे हैं, हेल्थ के अंदर हो रहे हैं, बाकी जो सर्विस डिलीवरीज हैं उसके अंदर हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी जो इशू है जो है उसके अंदर ड्यू टू जो आपकी लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से, ये कमज़ोर होने की वजह से नुकसानात आपको पहुंच रहे हैं, वो सारे के सारे आप लोगों ने क्या करना है, लिख कर भेजने हैं। 250 to 300 वर्ड्स आपकी लिमिट होगी। 2-4 मेन पॉइंट्स आप लिखेंगे, 2-4 पैरों में आपका कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये हो गया, आपने इसको लिख कर भेजना है। दोज हु आर रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ओनली, ओके। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब इसको शुरू करने से पहले ना एक चीज़ देखें। अब ये वाला एडिटोरियल मैं डिस्कस करता हूँ ग्रास रूट गवर्नेंस। तो पहले गवर्नेंस का समझ लें। पाकिस्तान में बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। 3 गवर्नमेंट्स पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं। नंबर 1 है आपकी फेडरल गवर्नमेंट, ठीक हो गया। नंबर 2 है आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट हर सूबे की अलग अलग गवर्नमेंट। एंड द नंबर 3 इज योर लोकल गवर्नमेंट, जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर, तहसील के लेवल के ऊपर होती है, जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब सबसे पहले जो था, पावर सबसे ज़्यादा फेडरल गवर्नमेंट ने अपने पास रखी हुई थी। और उसके बाद क्या होता है, 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। तो ये कहा जाता है कि तुम जो अपनी पावर्स हैं इनको कम करो, नीचे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी पावर दो। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कहा गया कि नीचे लोकल गवर्नमेंट को भी पावर्स ट्रांसफ़र करो, यानी कि पावर्स को नीचे तक लेकर आओ। बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट ने 18th कॉन्स्टिट्यूशनल पर अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर अमल करते हुए कुछ अपनी पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दी। और उसके बाद ही ये हुआ कि एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिस है, ये अब प्रोविंसेस की पास हैं। पहले ये फेडरल गवर्नमेंट के पास थे, ये सारे की सारी मिनिस्ट्रीज फिर कहाँ चली गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। आगे अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ये नीचे पास करनी थी अपनी पावर, लेकिन उसने अपनी पावर्स नीचे पास नहीं की और इनको इस तरह मजबूत ही नहीं होने दिया कि ये कुछ कर सकें। कभी इनके इलेक्शंस करवाए जाते हैं, कभी नहीं करवाए जाते, कई भी करवाए जाते हैं उनका रिजल्ट नहीं आता, कभी रिजल्ट आता है कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह की इनको क्या कर रहे हैं, इस झंझट में रखा हुआ। इसके अंदर आते कौन कौन से हैं, आपका नाजब, नायब नाजम, चेयरमैन, आपका जो मेयर है, ठीक है, आपके जो काउंसलर्स हैं, ये सारे के सारे लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। बाकी गवर्नमेंट आपको पता ही है, अगर आप फेडरल की बात करें उसके 3 मेन विंग हैं, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, लेजिस्लेशन है। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, आपका मुल्क जो है ये चलाते हैं। ठीक हो गया। अब हम आगे आ जाते हैं और आगे हम लोग बात करते हैं कि क्या अब ये कर रहे हैं जो लोकल गवर्नमेंट है उसको क्या क्या चीज़ें किधर किधर चल रही हैं। तो अब राइटर लिखता है कि जो यूनियन काउंसिल की फंक्शनिंग है वो एब्सेंट है। यूनियन काउंसिल्स जो हैं आपकी फंक्शन कार्य नहीं। सबसे ऊपर बेटा डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील होती है, तहसील के नीचे यूनियन काउंसिल्स होती है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर आपकी डिवीजन्स होती हैं, आपके फिर प्रोविंसेस आ जाते हैं, फिर आपका मुल्क आ जाता है। तो यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो मिलकर तहसील बनाती हैं और तहसीलें मिलकर डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं। जब आप CSS करके सेलेक्ट होते हैं तो आपको तहसील दी जाती है, आप तहसील के एसी लगते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे आपकी प्रमोशन होती है, DC होती हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। फिर आगे आपको जब आप कमिश्नर बनते हैं तो आपको क्या दिया जाती है, डिवीजन दी जाती है। तो जस्ट लाइक दिस ये वर्किंग करता है। बहरहाल ये तो ब्यूरोक्रेसी वाली साइड है। ये वाली जो दूसरी हम गवर्नेंस वाली साइड की बात करने लगे हैं, तो यूनियन काउंसिल्स की जो फंक्शनिंग है वो एब्सेंट है, वो फंक्शन कर ही नहीं रही। बलूचिस्तान की बात करता है, क्वार्टर में पहले भी बचा चुका हूँ कई दफ़ा कि 4 हिस्से कर लें, उनमें से जो एक हिस्सा होगा 25% ऑफ एनीथिंग दैट इज़ कॉल्ड क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर ऑफ बलूचिस्तान जो है 2 साल हो गए हैं इलेक्शंस हुए, तो अभी भी जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनको कोई नहीं चला रहा। तो ये क्या है, कहता है इट सेंड्स अ क्लियर मैसेज कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है ही नहीं। तो दिस नेग्लेक्ट यानी कि दो जो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और आपकी जो सेंटर की गवर्नमेंट है
वो निगलेक्ट कर रही है आपकी लोकल गवर्नमेंट को, और इससे क्या होता है, आपकी डेमोक्रेसी जो है वो कमज़ोर हो रही है। ठीक है। और कहता है कि इससे बलूचिस्तान जो है वो पेरिफेरी जो है वो बन रहा है, जो नेशनल पॉलिसी मेकर्स, पेरिफेरी बेटा होता है, ये सेंटर है ना, ये इसकी पेरिफेरी, ये इसकी पेरिफेरी, ये दूर दूर होते हैं। जैसे अगर ये लाहौर का सेंटर है तो नई आबादियाँ जो लाहौर से दूर दूर बनते हैं, हम इनको पेरिफेरीज कहते हैं। तो बलूचिस्तान, क्योंकि इस्लामाबाद जो है मेन पॉलिसी उसकी होती है, और बलूचिस्तान बहुत दूर है, तो वो उसको पेरिफेरीज की कह रहा है। तो कहता है कि इस वजह से क्या हो रहा है कि बलूचिस्तान पेरिफेरी है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कहाँ, सेंटर्स में बन रही हैं। तो जब तक आप लोकल गवर्नमेंट को पावरफुल नहीं करते तो उसकी पॉलिसीज़ कहाँ बनती रहेंगी, वहाँ पर ही बनेगी। एक चीज़ तो यहाँ तो आपने देख लिया कि डेमोक्रेसी को ये कमज़ोर करता है। कहते हैं कि हालांकि सिचुएशन ये है कि सिर्फ हार्डली टू यूनिक टू द प्रोविंसेस, जो आर्टिकल 140 ए है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि ज़रूर लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन करवाने हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी कई दफ़ा कह चुकी है बार बार के इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई भी सूबा जो है इस चीज़ को फुली जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कहते लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हैव बीन रिपीटेडली, बल्कि होता क्या है, कहा है कंपलसरी करवाने हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है, डिले किए जाते हैं, अंडर फंडेड, अगर कोई हो भी जाता है तो फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, टूथलेस हैं, जो बन भी जाता है थोड़ा बहुत बंदा उसको टूथलेस, कोई पावर नहीं उसको दे जाती। तो असल वजह क्या है, ये क्यों नहीं लोकल गवर्नमेंट को मजबूत होने देते, तो उसकी मेन रीज़न है पैसे, उसकी मेन रीज़न है पावर। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो लोकल गवर्नमेंट्स को ऐसे देखती है कि अगर लोकल गवर्नमेंट बन जाएगी तो हमारे लिए ख़तरा हो जाएगा, हमें डेवलपमेंट के फंड्स जो हैं वो फिर इनको देने पड़ेंगे, ये जो सड़कें बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, ये फंड्स हम लोगों को, इनको लोकल गवर्नमेंट वालों को देने पड़ेंगे। तो ऐसे तो वो क्या होता है, फंड्स देते हैं अपने एमपीएस को, अपने एमएनएस को, लेकिन फिर नीचे तक जाना पड़ेगा, तो वो नीचे तक फिर उनके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे फिर वही है कि गवर्नेंस जो है वो बेहतर नहीं हो पाती। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि गवर्नेंस सही तरीके से, गवर्नेंस अच्छी नहीं होती। तो इसका ये जो शॉर्ट साइटेड नज़रिया है, अप्रोच है, इसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम आप देख लें, बेसिक एजुकेशन देख लें, वाटर की सप्लाई को देख लें, सर्विस डिलीवरी देख लें, तो ये सारी की सारी जो है इतनी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही। और इसकी रीज़न ये है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि जो पावरफुल वाले हल्के हैं, पावरफुल हल्के हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, वो इनके फैसले करती है। लेकिन बेटा अगर आप डेवलप कंट्रीज़ को देख लेना, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने मैं यूके वगैरह की एग्जांपल दे दूं, अमेरिका की एग्जांपल दे दूं, तो वहाँ पर ये सारे के सारे जो काम हैं वो कौन करती है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट करती है, यहाँ तक कि कुछ एरियाज़ के टैक्स भी वो कलेक्ट करती है। सो डैट इज़ द मेन रीज़न कि वहाँ पर जो है आपको सड़कें साफ मिलती हैं, एजुकेशन का निज़ाम अच्छा मिलता है, हेल्थ का निज़ाम अच्छा मिलता है, पानी का निज़ाम अच्छा मिलता है, क्योंकि जो मैनेज कर रहे होते हैं वो इसी एरिए के लोग होते हैं, तो अच्छा परफॉर्म हो पाता है। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, आपका पंजाब कितना बड़ा है, सीएम पंजाब साहबा लाहौर में बैठी हुई हैं, अगर वो आपका चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब लाहौर में बैठा हुआ है, आईजी पंजाब लाहौर में बैठा हुआ है, और आपकी उनकी जोरिस्टिक्शन चेक करें कितनी बड़ी है, तो इतने बड़े एरिए को कवर करना दैट्स अ टफ जॉब। ठीक है, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उसकी प्रोडक्टिव को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ें छोटी करनी पड़ेंगी। जितना आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ना, जब हम लोग एफएससी में पढ़ते थे, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे एनर्जी हासिल करता जाता है वो आउटर शेल में जाता जाता है, ऐसा ही है। तो जितना वो आउटर शेल में जाएगा उतना क्या होगा, उसके उससे निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब केमिस्ट्री में ये था कि कोई भी सिस्टम जो जितना बड़ा है उतना अनस्टेबल है। तो द सेम थिंग इज़ हेयर, कि जितना भी निज़ाम कोई बहुत बड़ा आप बनाते जाएंगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। डैट इज़ द मेन रीज़न कि बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, अपने यूनिट्स बना लेती हैं, ब्रेक डाउन कर देती हैं, छोटे छोटे सेटअप्स लगा लेती हैं। अभी रिसेंटली अपना सऊदी अरेबिया के अंदर एक कंपनी है, उसने अपने 2 हिस्से कर दिए हैं, 2 कंपनियां उन्होंने बना ली हैं एक कंपनी से, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो सके। ठीक है, कहता है 18th अमेंडमेंट ने कहा था पावर को डिवोल्व करो, यानी कि नीचे वाले को पावर दो। ठीक है ना,
लेकिन अभी भी पावर जो है सूबों के पास तो चली गई है फेडरल से, लेकिन यूनियन काउंसिल तक नहीं पहुंची। तो अगर यूनियन काउंसिल तक ये पावर्स आ जाए तो ये जो अर्बन चैलेंजेस और रूरल चैलेंजेस तकरीबन सेम ही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनमें। तो लोकल बॉडीज़ जो हैं वो मैनेज कर सकती हैं कोई भी ये अर्बनाइजेशन जो हो रही है, लोग जो है भाग भाग के शहरों में जा रहे हैं। अगर लोगों को गाँव के अंदर ही सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए तो क्या ज़रूरत है उनको गाँव शहर आने की। देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल, हर बंदा रोज़गार के लिए शहर नहीं आ रहा। कई लोग जो हैं वो शहरों का रुख इसलिए करते हैं ताकि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। कुछ लोग इसलिए रुख करते हैं ताकि हेल्थ की फैसिलिटीज़ ले सकें। अगर यही चीज़ें उनको वहाँ पर ही मिल जाएं, दे विल नॉट मूव टुवर्ड एनी सिटी। तो उससे अर्बनाइजेशन जो है वो कम हो जाएगी और इसी वक्त मुमकिन है जब आपकी लोकल गवर्नमेंट उस इलाके की मजबूत होगी। लोकल गवर्नमेंट का एक बेनिफिट ये भी होता है कि वहाँ के लोग आपको जानते होते हैं, काउंसलर से वो बात कर सकते हैं, भाई ये मसला हल क्यों नहीं किया। ऐसे जो है एमपीए से मिलना, एमपीए को जाकर बताना, डैट साहब काफ़ी टाइम टेकिंग जॉब भी होती है और इतना इतना कोई टाइम निकालता भी नहीं है। तो ये सारे काम वो क्या कर सकते हैं, वो वहाँ पर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। फिर वो चाइना और साउथ कोरिया की एग्जांपल देता है कि उन्होंने अपना लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम इतना अच्छा बना लिया कि उससे ह्यूमन डेवलपमेंट हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ठीक है, तो हम भी इसको सही कर सकते हैं। और इसको सही कैसे करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आप लोग करें। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करें जिसके अंदर क्लियरली डिफाइन हो कि लोकल गवर्नमेंट्स की पावर्स क्या हैं, पहले तो ये डिफाइन हो। फिर जो है रेगुलर इलेक्शन करवाने हैं। फिर ये भी हो कि इलेक्शंस और जो मेयर और चेयरपर्सन है उसके भी इलेक्शंस होंगे, डायरेक्ट इलेक्शंस उनके होंगे। तो इस तरीके से आप कुछ क्या करेंगे, अमेंडमेंट्स करेंगे। और उसके साथ साथ आप प्रोविंसेस जो हैं उनको अकाउंटेबल करेंगे कि वो क्या करें, वो स्पेशल जो ग्रांट्स हैं वो सर्विस डिलीवरी के लिए प्रोवाइड करें लोकल गवर्नमेंट को। तो जब तक ये शिफ्ट नहीं होता, पावर जो है आम लोगों के पास व जो क्लोजर लोग हैं उनके पास नहीं जाती, हमारे ये प्रॉब्लम्स, हमारा हेल्थ का, एजुकेशन का, सैनिटेशन का, सर्विस डिलीवरी के ये प्रॉब्लम कभी भी ख़त्म नहीं होंगे जब तक आप इनको सेंट्रलाइज बना कर रखते हैं। होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपने इसको लिखना है। लिखना क्या है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नेंस के नाम से लिखना है। और आपने लिखना इसके अंदर ही है कि क्यों नहीं, इसके नुकसानात क्या हैं। लोकल गवर्नेंस जो पाकिस्तान के अंदर कमज़ोर है, वीक है, तो इसके क्या नुकसानात क्या हैं। तो एक, डेमोक्रेसी जा रही है। दूसरा, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। हेल्थ है, सैनिटेशन है। ये चीज़ें आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि इनकी वजह से ये सर्विसेज जो हैं, जब ये कमज़ोर है तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड नहीं हो पा रही। और आगे आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं कि जब ये लोकल गवर्नमेंट मजबूत होगी तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होगी, अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन बच्चों को मिलेगी, तो आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगी। तो बाय दिस वे यू कैन यूज़ डाटा। ठीक हो गया। बाकी आप इसको डेमोक्रेसी के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी का पेपर है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कमज़ोर क्यों है, देयर आर मल्टीपल रीजंस एंड वन ऑफ देम इज़ लोकल गवर्नमेंट आपकी कमज़ोर है। उसको सीरियस ही नहीं लिया जा रहा, उसका वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया जा रहा। और क्यों नहीं बनाया जा रहा वो मैंने आपके सामने बता दिया है कि कोई भी बंदा अपनी पावर्स देना नहीं चाहता। प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहती है कि पावर्स भी मेरे पास रहें, फंड्स भी मेरे पास रहें। अगर मैं पावर नीचे दे दूंगी तो डेवलपमेंट के फंड्स भी इनको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हैं चीज़ें। थर्ड वन आपका है रेडी टू टॉक। अब इसके अंदर जो है बेसिकली जो बात है वो यही है, सिंपल सी, कि पाकिस्तान ना क्या है कि फिर वही बात है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन को काम नहीं करते हमारे जो सियासतदान हैं। और उसकी जो मेन रीज़न है ना वो है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली खुश करने के लिए जो है ना जैसा वो कहते हैं वो कर लेते हैं, बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अगर लगाना है ना, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है जिसके अंदर मुख्तलिफ सूबे इन्वॉल्व हो जाएं। एक तो ना सूबे के अंदर अंदर ही लगना है, ठीक है। एक ये है कि उसका इम्पैक्ट कह लें या उसका रिजल्ट कह लें दूसरे सूबे के ऊपर भी पड़ेगा, इफेक्ट दूसरे सूबे के ऊपर भी पड़ेगा। तो जिसमें दो सूबे इन्वॉल्व हो जाएं, एक से ज़्यादा सूबों के अंदर वो प्रोजेक्ट हो, तो वो प्रोजेक्ट पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर डिस्कस किया जाएगा। वो प्रोजेक्ट पहले यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद उसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव था जिसके अंदर जो है अभी कंस्ट्रक्शन करनी थी इंदस के, मुख्तलिफ़ किस्म की नहरें 6 निकालनी थी इंदस रिवर से, और वो पानी जो डेजर्ट है चोलिस्तान का वहाँ पर लेकर जाना था। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर डिस्कस ही नहीं किया गया। तो इसका रिजल्ट ये निकला
कि अब जो सिंध के लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा पानी जो है तुम लोग वहाँ पर ले जाओगे तो हमने फिर भूखे प्यासे मरना यहाँ पर। और वो कह भी ठीक रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये मामला आता है तो नो डाउट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सारा पता है। उस वक्त तो वो खामोश रही, लेकिन अब लोगों के प्रेशर की वजह से उसने भी बोलना शुरू कर दिया। तो अब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उसको कि ठीक है आओ बैठ कर बात करते हैं, ठीक है ना। अब उसने कहा बैठकर बात करते हैं। तो राइटर इसके ऊपर ही लिखता है। राइटर कहता है ये किस तरह से तुम लोग चीज़ों को लेकर उल्टी पुल्टी कर देते हो और बाद में बैठकर बात करते हैं। यही बात पहले होनी चाहिए थी। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट क्यों बनाई गई है? इसीलिए बनाई गई है। वहाँ पर पहले ये बात होनी चाहिए थी और उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए था। लेकिन फिर वही बात है, बिकॉज जो पाकिस्तान ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है इसके अंदर कॉरपोरेट फार्मिंग होनी है और उस कॉरपोरेट फार्मिंग के अंदर जितनियां भी कंपनियां बनाई जाएंगी वो सारी की सारी आपकी मिलिट्री रन करेगी। हज़ारों एकड़ ज़मीन मिलिट्री को ऑलरेडी दे दी गई है कि वो भी जाकर फसलें उगाए। तो फिर आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों इसको जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब टेक्निकल बेस के ऊपर अगर देखा जाए तो ये जो इशू है ना, ये जो सेंसिटिव इशू है, इसके अंदर जो है टेक्निकल मेरिट्स इसके अंदर ऑन इट्स टेक्निकल मेरिट एंड अकॉर्डिंग टू जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अलावा टेक्निकल मेरिट के ऊपर किसका फ़ायदा है या नहीं है, ये प्रोजेक्ट जो है ये नुकसान में है। सिंध वाले कहते हैं कि जो पानी है वो कम हो जाएगा और लोग हमारे जो है ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड हैं ड्यू टू जो फ्लड्स आए थे उनकी वजह से, तो लोगों को और परेशानी का सामना करे पड़ने का। पंजाब कहता है कि हम आप लोगों का पानी नहीं लेंगे, हम लोग जब फ्लड आया करेंगे, जो सतलुज रिवर है जो इंडिया के कंट्रोल में है, जब उसके अंदर पानी आएगा तो हम वो इस्तेमाल कर लेंगे या हम फ्लड का पानी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन अगर किसी साल वो फ्लड का पानी नहीं आता तो हमारा जो शेयर है इंडस रिवर के अंदर हम उसमें से पानी इस्तेमाल कर लेंगे, आपका शेयर इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। लेकिन राइटर कहता है कि ये जो बातें हैं ये डाटा से सपोर्ट नहीं होती हैं, सिर्फ बातें ही हैं जो पंजाब कर रहा है। और इसके अलावा जो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, हाइड्रोलॉजिस्ट जिन्होंने हाइड्रोलॉजी पढ़ी होगी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बाकायदा ये एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एमएससी हाइड्रोलॉजी करवाई जाती है। तो ये हाइड्रोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं पानी को लेकर, वो ये कहते हैं कि ये जो स्कीम है उसको वो अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि ये स्कीम ठीक नहीं है, ये प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं उसने सारी जो क्रिटिसिज्म है उनको इग्नोर कर दी है। यहाँ तक कि CCI के अंदर जाना भी उसने रिफ्यूज़ कर दिया है, जो कि हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी यानी कि है फर्म है जो कि इन इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट्स को डिस्कस करती है। तो यहाँ पर चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि इसको कैंसिल मुश्किल से ही किया जाएगा, कोशिश यही की जाएगी इसको लॉन्च किया जाए। लेकिन कहता है कि बैक्ड बाय साइंटिफिक स्टडी और टेक्निकल फिजिबिलिटी, इन दोनों से अगर ये कैंसिल हो सके तो हो सकती है, वरना जो है राइट नो हमें यही नज़र आ रहा है कि इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा लेकिन इसके नुकसानात होंगे, जिस तरीके से पहले भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें हुए हैं। जैसे कि काला बाग डैम आपके सामने हैं, सूबे नाराज़ होकर बैठे हैं तो सारे पैसे ज़ाया हो चुके हैं। ठीक है, तो ये थी बेटा इसके ऊपर बात। तो ये डाटा आपकी हेल्प करेगा आपके जो इंटर प्रोविंशियल जो है उसके अंदर। ये सबसे बड़ी बात नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर कि मुल्क टूटता कैसे है, इसी तरह टूटता है जब एक दूसरे का हिस्सा खाता है। ठीक है, बाकी ये रहा आप फोकल पर्सन का नंबर, आप इससे रब्ता कर सकते हैं एंड दैट इज़ आवर वेबसाइट, इसको आप लोग विज़िट कर सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।